नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन जो है कलाम द्वारा आज जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो माइनर टेस्ट 10 है, माइनर 10 में जो अपना उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र वृद्धि एवं विकास जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। और ये वीडियो जो आपका 2 भाग में कवर होगा। ये भाग 1 है, भाग 2 अलग से आपका आएगा। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका वो है कि 1956 की द्वितीय औद्योगिक नीति में लाइसेंस पद्धति द्वारा निजी क्षेत्र के उद्योगों को नियंत्रित किया गया था। किसके द्वारा? द्वितीय औद्योगिक जो नीति है उसमें लाइसेंस पद्धति द्वारा उद्योगों को नियंत्रित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान उस लाइसेंस पद्धति में सम्मिलित किए गए थे? ये बात बहुत अच्छी है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 1956 की औद्योगिक नीति थी ना, इसमें जो है आपके उद्योगों को 3 जो है प्रकार में बांटा। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से थे यहां लिख देता हूं मैं। नंबर 1 जो आपका प्रकार है वो है आपका सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। सरकार का पूर्ण स्वामित्व है, ठीक है। और सरकार का जो पूर्ण स्वामित्व है उसके अंदर आपके 17 उद्योग थे। कितने थे? 17 उद्योग थे, ठीक है। दूसरा जो आपका है सार्वजनिक प्लस निजी मिलकर जो है, मतलब अर्ध सरकारी कह सकते हैं अपन, सार्वजनिक व निजी मिलकर। और इसके अंदर आपके 12 उद्योग थे। कितने? 12 उद्योग। और तीसरे फिर थे आपके लाइसेंस पद्धति वाले जो निजी, मतलब निजी क्षेत्र के थे जिनको लाइसेंस लेना जरूरी था। ठीक है, निजी और इसी के अंदर जो है लाइसेंस लेना जरूरी था। और लाइसेंस पद्धति में कुल 18 उद्योग थे। 18 उद्योग ऐसे थे जिनको लाइसेंस लेना अनिवार्य था। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो इस नीति के अनुसार क्या था कि नए उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना होगा। बिल्कुल सही है। विद्यमान उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी लाइसेंस प्राप्त करना होगा। यह भी बिल्कुल सही है। और पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लाइसेंस नियमों में स्थिरता देना, यह जो है आपकी द्वितीय औद्योगिक नीति जो आपकी 1956 में आई उसके जो है भाग है, जिसमें जो है उद्योगों को 3 भागों में बांटा। सरकार का पूर्ण स्वामित्व है 17 उद्योग, सार्वजनिक प्लस निजी जो अर्ध सरकारी मान सकते हैं वो 12 उद्योग थे। ठीक है, इसके अलावा लाइसेंस पद्धति के अंतर्गत निजी उद्योग आते थे जिसमें 18 उद्योग शामिल थे लाइसेंस पद्धति में। और जिसके जो है पूरे का पूरा जो मतलब क्या क्या जो इसमें सम्मिलित था वो तीनों ऑप्शन इसमें सही है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रथम औद्योगिक नीति की। ये कब आई? प्रथम औद्योगिक नीति। तो प्रथम औद्योगिक जो नीति आपकी ये 1948 में आई, 1948 में। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, 1950-51 में भारत के जीडीपी एवं व्यवसायिक ढांचे में सर्वाधिक योगदान क्रम से किस क्षेत्र का था? देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो 1950-51 या 1990-91 में, क्योंकि 90-91 में उदारीकरण आया था। भारत ने जो है उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था बाजार के प्रति। तो ये दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इधर जीडीपी में। ठीक है, जीडीपी में जो है आपका योगदान इधर जो है 1950-51 देख लेते हैं और इधर 1990-91 में, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ 2 से ही पूछे जाते हैं। ये तो आपने जो आजादी के समय का होगा और ये उदारीकरण के समय का। इधर कृषि, उद्योग और सेवा। ठीक है, ये 3 क्षेत्र हो गए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कृषि की बात करें तो ये 59.0%। ठीक है, योगदान है जीडीपी में 1950 में, 50-51 में। उद्योग का सिर्फ और सिर्फ 13% योगदान था और सेवा क्षेत्र का 28% योगदान था। ठीक, फिर बात 1990 की करें तो 1990 की अगर अपन बात करें तो कृषि क्षेत्र जो है ये 34.9% योगदान देने लग गया और उद्योग क्षेत्र थोड़ा बढ़कर आपका 24.6% हो गया और आपका सेवा क्षेत्र 40.5% हो गया। ठीक है, तो 90-91 में भी ध्यान में आपको रखना है। तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि का था। तो जीडीपी में तो क्या हो गया? कृषि पहले में, तो कृषि आएगी। ठीक है, ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब बात करते हैं व्यावसायिक ढांचे में। जो आपका व्यावसायिक ढांचा है उसकी बात करें, व्यावसायिक ढांचा। ठीक है, इसको अलग कलर से लिख देते हैं ताकि मिक्स ना हो ये। तो व्यावसायिक ढांचे की अगर अपन बात करें तो वो ये आपका 1950-51 और इधर 1990-91। ठीक है, इधर आ गया आपका कृषि, उद्योग और सेवा, तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। तो कृषि में जो है ये 70% था। कितना? 70%। फिर आपका उद्योग 10.7% और आपका सेवा क्षेत्र जो है आपका ये था 17.2%। ठीक है, फिर यही 1990-91 में बात करें तो ये आपका जो है कृषि हो गया 68.8%। ठीक है, व्यवसायिक ढांचे में योगदान की बात हो रही है, उद्योग 12.7% और जो आपकी
सेवा है वो हो गई 20.5%। अब व्यवसायिक ढांचे में सर्वाधिक योगदान पहले किसका था? तो व्यवसायिक ढांचे में सर्वाधिक योगदान किसका था आपका? क्रम में से दोनों को पूछा, जीडीपी और व्यवसायिक ढांचे में। तो यहां सर्वाधिक किसका है? कृषि का ही है यहां भी, और ठीक है यहां भी क्या है? कृषि है, तो दोनों के अंदर कृषि उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर है, हो जाएगा कृषि क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र। ये जो आपको ध्यान रखना है 1990-91 को भी साथ में लेना है आपको। फिर अब भारत में कुछ प्रमुख उद्योगों को छोड़कर बाकी समस्त निजी क्षेत्र के उद्योगों को लाइसेंस पद्धति से मुक्त कब किया गया? तो कब मुक्त किया गया? जब उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया, और ये अपनाया गया 1990-91 में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1991। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका 18 उद्योग शामिल थे इसमें, 18 उद्योग शामिल थे। अब 18 उद्योग से जो है वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में 5 उद्योग बचे हैं। कितने बचे हैं? 5 उद्योग बचे हैं। इन 5 उद्योग में कौन कौन से शामिल है? तो शराब उद्योग 1 नंबर, 2 नंबर सिगरेट उद्योग, 3 नंबर खतरनाक रसायन, ठीक, और 4 नंबर सुरक्षा सामान, और 5 नंबर पर आता है औद्योगिक विस्फोटक। ये 5 उद्योग हैं जो अभी वर्तमान में आपके लाइसेंसिंग के अंडर में आते हैं। एक चीज ध्यान में रख लेना, एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ये कहती है कि 6 उद्योग वर्तमान में लाइसेंस के अंतर्गत है। ठीक है, 6 उद्योग क्या है? लाइसेंस के अंतर्गत है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कल को ऑप्शन में 5 नहीं आए तो अपने को 6 करना है। ठीक है, और अगर अपने को 5 और 6 दोनों आ जाए फिर भी अपन 6 कर सकते हैं, लेकिन अपने को ध्यान रखना अगर 6 नहीं आए तो 5 करना है। क्यों? क्योंकि अपन फिर चैलेंज करेंगे तो एनसीईआरटी अपने काम में आ सकती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। सबसे पहले वित्त वर्ष 2025 में स्थिर कीमतों पर भारत के उद्योग जीवीए में 5.89% की वृद्धि रही है। बात एकदम सही है। ठीक है, वित्त वर्ष 2025 में स्थिर कीमतों पर भारत के उद्योग जीवीए में 5.89% की वृद्धि रही है। और एक बात मैं वापस बता दूं, अपन ने उद्योग क्षेत्र को पूरा अच्छे से देख लिया, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो, पूरा डिटेल से क्लास डाली हुई है। फिर वित्त वर्ष 2026 की पहली 6 माही में, ठीक है, कब? 2026 की पहली 6 माही में उद्योग जीवीए की वृद्धि दर जो है आपकी 6.09 रही। तो ये गलत है, ये सही है। अब देखो जो आपकी 2026 जो है उसमें जीवीए में जो आपकी प्रथम 6 माही है उसके जीवीए में वृद्धि दर है, ये अलग है, ये ध्यान में रखना आपने को। ये 7.00%। और जो आपकी 6.9 है ना, ये फाइनेंशियल ईयर 2025 की प्रथम 6 माही की है। तो ये तीनों आंकड़े जो है ना वो याद रखने अपने को। एक तो स्थिर कीमतों पर जो है भारत के उद्योग जीवीए में वृद्धि दर 5.89, वित्त वर्ष 2026 की पहली जो है 6 माही में 7% और 2025 की प्रथम 6 माही में 6.09%। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। अभी तक जो है आपके 4500 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं इस ऐप से, और इसमें आपको जो है करंट की जो है 49 रुपए में सेकंड ग्रेड करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिल रही है। यानी कि करंट अफेयर जो आपका सेकंड ग्रेड में आएगा उसकी टेस्ट सीरीज मिल रही है मंथ वाइज, और जो है टॉपिक वाइज अलग अलग टेस्ट हैं, पहले मंथ के हिसाब से, और बजट आर्थिक समीक्षा वगैरह जो स्पोर्ट्स वगैरह है इनका जो है टॉपिक वाइज है। और ये आपको मात्र 49 रुपए में मिलेगी। परफेक्ट मॉक ऐप का नाम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात और कि जो है आपकी यहाँ पर डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि अंदर क्या मटेरियल है, डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो है आपका ए सही और बी गलत है, तो ए सत्य और बी असत्य। फिर आपका वित्त वर्ष 2021 से 24 की तक भारत में कुल बैंक क्रेडिट में सर्वाधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर वाला उद्योग क्षेत्र है। इसको शॉर्ट में कहते हैं CAGR, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर वाला उद्योग क्षेत्र है 2021 से 24 तक। ठीक है, कुल बैंक क्रेडिट में सर्वाधिक जो है कौन सा है? तो सबसे पहले मैं अपने को सर्वाधिक बता देता हूं। सर्वाधिक CAGR वाले, सर्वाधिक जो है CAGR वाले नंबर 1 पर जो आपका सर्वाधिक CAGR वाला है वो है ये। ठीक है, 1 नंबर कांच व कांच की बनी वस्तुएं, और ये जो है आपका 22.46% इसकी वृद्धि दर है। ठीक है, 2 नंबर जो आपका है, नाम ध्यान में रख लेना, वो है
पेय व तंबाकू उद्योग, पेय व तंबाकू उद्योग। और इसकी जो आपका CAGR वृद्धि दर है वो कितनी है, तो ये है 20.48%। ठीक है। और 3 नंबर पर जो आपका वो है पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है, कोयला उत्पाद है ये, कोयला उत्पाद व परमाणु ईंधन, परमाणु ईंधन। और इसकी जो आपकी वृद्धि दर है वो है 18.68%। ठीक, तो तीनों ध्यान रखना अपने को, सर्वाधिक वाला। अब है न्यूनतम CAGR, कौन सा, न्यूनतम CAGR। तो न्यूनतम CAGR में नंबर 1 पर जो आता है आपका, ध्यान में रख लेना, नंबर 1 पर आता है सीमेंट, सीमेंट व सीमेंट उत्पाद, सीमेंट उत्पाद। और ये कितना है आपका, तो ये है आपका, इसकी वृद्धि दर है 5.38% या परसेंटेज। 2 नंबर पर आपका आता है रत्न व आभूषण, रत्न व आभूषण उद्योग। और रत्न व आभूषण उद्योग जो है, इसके अंदर जो है आपकी वृद्धि दर है वो 4.53% है। तो ये आपको अलग से याद रखना है। सर्वाधिक CAGR वाले कौन से, कांच व कांच की बनी वस्तुएं। ठीक, और इसकी जो है आपकी वृद्धि दर है 22.46। 2 नंबर पर आता है पेय व तंबाकू 20.48। 3 नंबर पर पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद व परमाणु ईंधन 18.68। और फिर आता है आपका न्यूनतम आपका CAGR, न्यूनतम CAGR में सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद है 5.38%, रत्न व आभूषण है 4.53%। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है। और भारत की सीमेंट उत्पादन की वार्षिक क्षमता 690 मिलियन टन है, बिल्कुल सही बात है। 600 मिलियन टन जो आपकी भारत की वार्षिक सीमेंट क्षमता है, ये भी सही है एकदम। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है, वित्त वर्ष 2025, इसमें 453 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ था, मिलियन टन, एक ये अलग से याद रखना है। और क्षमता कितनी है, 690 मिलियन टन। दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। फिर है भारत में घरेलू सीमेंट की खपत 290 kg प्रति व्यक्ति है, बिल्कुल सही बात है। 290 किलो प्रति व्यक्ति जो है भारत में घरेलू सीमेंट की खपत है। ये वैश्विक औसत से अधिक नहीं है, कम है। ऊपर वाला सही है लेकिन वैश्विक औसत से कम है, तो ये गलत हो गया। वैश्विक औसत कितनी है, वैश्विक औसत, वैश्विक औसत जो है आपकी वो 540 किलो है प्रति व्यक्ति, 540 किलो। तो ये वैश्विक औसत से कम है। तो यहाँ पर A B सत्य है, ए, और ये गलत कर रखा है इन्होंने, A B सत्य, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो ध्यान में रख लेना। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 453 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हुआ, जबकि क्षमता कितनी है भारत की, वार्षिक 690 मिलियन टन। ठीक है, वैश्विक औसत 540 और भारत की घरेलू खपत जो है वो 290 प्रति व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत वित्तीय वर्ष 2026 में इस्पात का शुद्ध जो है आयातक रहा है, बिल्कुल सही बात है। इस्पात का शुद्ध आयातक रहा है भारत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमेंट की कीमतें कम होने से आयात सस्ता हुआ है, बिल्कुल ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमेंट की कीमतें कम होने से भी क्या हुआ है, आयात सस्ता हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सीमेंट उद्योग इस्पात उद्योग से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। अगर सीमेंट की कीमतें कम होगी तो जो है आपका क्या होगा, आयात सस्ता होता है। आयात सस्ता होने से शुद्ध आयातक जो है भारत ही रहा है इसका। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 कथन व कारण सही है। कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इसको अच्छे से समझोगे ना आप तब एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि योजना फेज 2। भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि योजना फेज 2 में 6 घटक में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, एक तो ध्यान में रखना है, भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि योजना में 6 घटक हैं। ठीक है, 6 घटक हैं। और दूसरी बात ये 2014 में चालू हुई थी, 2014 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और 2022 में जो है इसका फेज 2 स्टार्ट हुआ था, फेज 2 शुरू हुआ था। ये 2 चीज अलग से याद रखनी है। इन 6 घटक में देखो, प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से उद्योगों की पहचान करना, प्रौद्योगिकी की पहचान करना शामिल है। पूंजीगत क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाना शामिल है। 3 नंबर शामिल नहीं है, 3 नंबर शामिल है लेकिन आधा लिखा हुआ है यहाँ पर। 10 इंडस्ट्रीज एक्सीलरेटर्स फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की स्थापना करना है, बिल्कुल ये ना शामिल नहीं है। लेकिन इसके आगे अगर और जोड़ दें, एवं मौजूदा जो आपके
सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र, उनमें क्या करना, उनका मौजूदा का विस्तार करना। ये नाम जोड़ते ये हो जाएगा मौजूदा का विस्तार करना। 4 हो गए। 5वां मैं बता दूं आपको, नए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, केंद्रों की स्थापना करना, स्थापना व मौजूदा का विस्तार। ये उत्कृष्टता केंद्रों पर मौजूदा का विस्तार करना। ठीक है, फिर आता है छठा। ठीक है, छठा कहाँ लिखते हैं अपन, छठा नीचे तो चला जाएगा, यहां लिख देता हूं छठा। छठा जो है आपका वो क्या है, छठा जो है आपका वो है सामान्य, ये तो अपन ने देख लिया छठे वाला, सामान्य वाला। छठा है आपका मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों की स्थापना, केंद्रों का विस्तार व स्थापना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, ठीक है, तो ये 6 याद रखने, 6 घटक। और ये कब शुरू हुए ध्यान रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन ये तीसरा गलत इसलिए है कि यहां पर ये एक शब्द नहीं जोड़ा बस। ठीक है, फिर जो है 5वां ये रहा और छठा ये रहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों हेतु दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। बिल्कुल, भारत 2 पहिया व 3 पहिया वाहनों हेतु दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। ये बात मैं पहले अपने जो है जो विस्तार वाली क्लास है उसमें देख चुके। ठीक है, दूसरा जो आपका वो है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 30 मिलियन से अधिक जो है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। तो ये गलत है। ये गलत कैसे हुआ, 50 मिलियन की जगह 30 मिलियन होगा। कितना होगा, 30 मिलियन। 30 मिलियन बराबर होता है 3 करोड़। 3 करोड़ लोगों को क्या करता है, ये कम से कम रोजगार उपलब्ध कराता है। ये बात अपन जो है पहले भी कर चुके हैं। फिर वित्त वर्ष 15 से वित्त वर्ष 25 के दौरान ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उत्पादन में लगभग आपकी 33% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 33% की। दोनों ही चीज मैं पहले करवा चुका अपनी जो विस्तार वाली क्लास है उसमें, तो आप जाकर देख सकते हो। तो ए सत्य है इसमें। ठीक, दूसरी बात याद रखनी है वो है, ठीक, 2 पहिया और 3 पहिया में जो है दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। 30 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है, 33% उसकी वृद्धि दर है वित्त वर्ष 15 से 25 के बीच में। दूसरा, यात्री और वाणिज्य, जो आपके यात्री व वाणिज्य वाहन जो है उनके लिए भारत जो है तीसरा बड़ा बाजार है। बड़ा बाजार किसके लिए, वाणिज्य एवं यात्री जो है आपकी जो मतलब वाहन है उनके लिए तीसरा सबसे बड़ा, और 2 पहिया और 3 पहिया के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। ठीक, तो यहां पर ए सत्य है और बी व सी असत्य। ऑप्शन एक ही इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण स्कीम, जिसको ECMS कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण स्कीम के अंतर्गत किस प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये स्कीम आपकी जो है अप्रैल 2025 में शुरू हुई थी। अप्रैल 2025 में क्या हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक है, दूसरी बात जो है इसका बजट, या वे हम कह सकते हैं बजट जो है आपका वो कितना है, तो ये है 22,919 करोड़। बहुत ज्यादा होते हैं ये, 22,919 करोड़। किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण स्कीम। इसके अंतर्गत जो है आपके सबसे पहले इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आपका जो भारत की जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ठीक है, इसको जो है वैश्विक जो आपकी मूल्य श्रृंखला है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करके मजबूत कंपोनेंट विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करना। कंपोनेंट इकोसिस्टम स्थापित करना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है इसका उद्देश्य। और इसके अंतर्गत 3 घटक हैं। 3 घटक में सबसे पहला है आपका जो टर्नओवर आधारित इंसेंटिव। ठीक है, दूसरा है कैपेक्स इंसेंटिव। ठीक, दोनों सही है, ये नहीं है इसमें। तीसरा जो सी आपका वो ध्यान में रख लेना, वो है हाइब्रिड इंसेंटिव, यानी जिनमें ऊपर वाले दोनों हो जाए। ठीक है, इंसेंटिव। तो ये 3 इंसेंटिव इसमें शामिल है, टर्नओवर आधारित इंसेंटिव, कैपेक्स इंसेंटिव और हाइब्रिड इंसेंटिव। तो यहाँ पर ए व बी सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 ये पूरा आपको याद
रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन भाग 1 नहीं है, फिर अगले 12 नंबर क्वेश्चन से वापस यही चीज है, लेकिन जो लंबा वीडियो हो जाएगा। 20-25 मिनट का वीडियो काफी होता है ताकि आप अच्छे से पढ़ सको, बोर ना हो, वरना 50 मिनट का या 40 मिनट का वीडियो में जो है कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैं अलग से जो है करवाऊंगा भाग 2 में आगे का। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मात्रा के हिसाब से भारतीय फार्मास्यूटिकल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। तो फार्मास्यूटिकल यानी दवाई उद्योग जो आपका यह है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग, बिल्कुल सही बात है। फिर है वित्त वर्ष 2025 में भारत 191 देशों को निर्यात के साथ वैश्विक जेनेरिक मांग का 20% पूरा करता है। बिल्कुल, जेनेरिक दवाओं का 20% भारत ही पूर्ति करता है, और सबसे बड़ा जो है जेनेरिक मांग का सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं जो है उत्पादक है। ठीक, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात की ये जो जेनेरिक मांग है इसका 50% जो निर्यात दो ही जगह करता है, यूएसए व यूरोप। इन दो जगह पर 50% जेनेरिक मांग की पूर्ति करता है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ दोनों के दोनों सही है, उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इन 11 क्वेश्चन को अपने बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, अब अपन जो है अगले 11 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। फिर इन सब की पीडीएफ में आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है उसमें दे दूंगा। अगर कोई पीडीएफ वहां पर आपको नहीं मिले तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो वहां से, मेरी आईडी लेकर। हो सकता है कोई आपको मिले नहीं या कोई पीडीएफ में डालना भूल जाऊं। तो जरूर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।